नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह SLA लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से पांचवा प्रिंसिपल है वारंटीज़ का, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ उबरीमा फाइट्स को पढ़ा। और उबरीमा फाइट्स में कई केस लाज थे, उनको भी देखा गया, और सब में भी केस थे, लेकिन उबरीमा फाइट में 2-3 केस लाज के साथ डिस्कस किया गया। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज़ में। और प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज़ क्या है? द टर्म वारंटीज हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लॉ, लाइक सब में अलग अलग है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 12 में दिया गया है कि इट इज़ ए स्टिपुलेशन एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल में बी एसेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कोलेटरल। कोलेटरल मीन्स कॉन्सिक्वेंशियल। The stipulation which is essential may be condition and stipulation which is collateral may be warranty। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया है कि द टर्म वारंटी हैज़ बीन डिफाइंड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। वहाँ पे कोलेटरल और कोलेटरल की व्यवस्था दिया है, और दूसरा जो ना जो कोलेटरल है वो वारंटी है, और कोलेटरल का मतलब कॉन्सिक्वेंशियल, जो परिणामी है, और जो स्टिपुलेशन एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं। Warranty has been defined as stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise only to claim for the damages but not void to the contract altogether। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ये प्रभावित नहीं कर सकता। अगर वारंटीज है तो वारंटीज का जो क्लेम का जो पोर्शन है, जो क्लेम पे है, उसी पे वारंटी असर मारती है, और क्लेम पे ही है। तो वारंटी हैज़ बीन डिफाइंड एज ए स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज ओनली टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अवॉइड दी कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित नहीं कर सकता है। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली द मरीन इंश्योरेंस, मरीन में ज़्यादा वारंटी की जरूरत रहती है। द टर्म वारंटी इज इम्पॉर्टेंट एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उसका इंटरप्रिटेशन करके जो लॉस डिफाइंड हो जाती है उसमें। सेक्शन 35 ऑफ द मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 डिफाइंस, क्या डिफाइंस करता है? ए वारंटी दैट इज टू से ए वारंटी बाई विच द एश्योर्ड अंडरटेक्स दैट सम पर्टिकुलर थिंग्स शैल और शैल नॉट बी डन, और दैट सम कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड, और वेयर बाई द एफर्म एंड निगेटिव द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फैक्ट। करेगा, नहीं करेगा, है, फॉलो किया, फॉलो करना है, ज़रूरी है वो, और नहीं ज़रूरी है वो। ये दोनों चीज़ें हैं वारंटी में लिखी रहती है, वारंटी में रहती है। वारंटी में भी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, हाँ ये तो पक्का है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब लिखी हुई, और इम्प्लाइड का मतलब हुए कि अंडर द सर्कमस्टेंसेज एंड लॉ उस पर प्रभावित हो जाता है। लॉ जहाँ पे फोर्स करता है वहाँ पे वो वारंटी एक्टिव हो जाती है। तो ये एक्टिव हो जाने की वजह से आपकी वारंटी वहाँ पे प्रभाव डालेगी आपके क्लेम पे। वारंटी शैल बी कंप्लाइड विद वेदर इट बी ए मटेरियल टू द रिस्क आर नॉट। इफ इट इज नॉट so complied with, then subject to any express provision in the policy, the insurer is discharged from the liability। अगर एक्सप्रेस में क्लियर लिखा हुआ है और वो वारंटी फुलफिल नहीं हुई है, तो वो सीधे सीधे नो क्लेम आ जाएगा जी। सीधे सीधे इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन 35 डिफाइंस वारंटी इन रिलेशन टू मरीन इंश्योरेंस। Subsection 2 says that it may be express or implied, or subsection 3 provides as to the compliance of warranty. Warranty as a condition must be complied exactly with, and if it is not complied with, the insurer is discharged from the liability। Means 1, 2, 3 जो है। पहला क्या कहता है? वारंटी इन रिलेशन टू मरीन इंश्योरेंस के लिए है पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है सेज इट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। तीसरा सेक्शन ये कहता है कि प्रोवाइड्स टू कंप्लायंस ऑफ द वारंटी। अगर कंप्लायंस ऑफ वारंटी नहीं हुई है, वारंटी एज ए कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड एग्जैक्टली, जैसा लिखा गया वैसा ही करना है तो हाँ वारंटी है, और नहीं करना है तो वो भी वारंटी है। नहीं करना था तो नहीं किया तब।
और अगर उनमें से कोई भी वायलेशन हुआ, कहीं पे भी वाइड हुआ, तो वो इंश्योरेंस कंपनी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो क्लेम से बगल हो जाएगी, उसको क्लेम नहीं देना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। थॉमसन वर्सेस वीम्स, ये वीम्स इंग्लिश केस है, मरीन इंश्योरेंस का केस था। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बियरिंग अपॉन द रिस्क introduced into the policy is construed as warranty, means statement of fact बियरिंग कंस्टिट्यूट एज वारंटी। जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कोई चीज़ आ रही है, फैक्ट में आ रही, वो स्टेटमेंट आ रहा है, वो जो है ना वो वारंटी बन जाता है। अगर उसका फॉलो अप नहीं हुआ तो वो आपका जो है ना ब्रीच बन जाएगा, और ब्रीच बन जाएगा तो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ब्रीच होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी अपने लाइबिलिटी से मुकर जाएगी। प्रोविंशियल इंश्योरेंस वर्सेस दी मॉर्गन, इसमें लॉर्ड राइट ने बोला है, लिखा है, बताया है, इन पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस टू द टर्म वारंटी हैज़ बीन यूज इंटरचेंजेबली विद कंडीशन। मतलब आप पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है, वारंटी अलग होती है। यही कहने का इनका मतलब है कि कहीं पर वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बन जाती है, और कहीं पे वारंटी सेपरेटली अपने हिसाब से स्टडी वो फॉलो की जाती है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, किया नहीं गया है तो वो प्रूफ हो जाता है, इसलिए नहीं किया गया। जब तक अनलेस अनटिल वहाँ पे कहीं कोई भी एक्सक्यूज नहीं आता है, तब तक वो वारंटी का एज इट इज़ फॉलो अप होता है। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस बीवी पद्मावती, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द वारंटी इज स्टेटमेंट or representation forming part of the contract on the truth or falsity of which is the validity of the entire contract depends। और वही है, वारंटी में कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट है, वारंटी में कोई ऐसा सरकमस्टेंस है जो इतना फुलफिल करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही प्रभावित कर देता है, तो वो नहीं हो पाया तो क्लेम की वैलिडिटी या वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना होगा। इन पर्सन वर्सेस हर्टली, लॉर्ड मैंसफील्ड हैज डिफाइंड वारंटी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कंडीशन और कंटीजेंसी। कंडीशन एंड कंटीजेंसी, कंडीशन तो हर जगह नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरेंस की अलग से होती है, वारंटी अलग से होती है, ऐसे ही पॉलिसियों में भी रहता है। लेकिन वो कहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बन जा रही है वारंटी, उसके विषय में बात कर रहा है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। हाउ वारंटी ओरिजिनेट्स, वारंटी कैसे ओरिजिनेट होती है। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होने में क्या होता है, दो पार्टियाँ होती हैं, आप पेपर आप अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो अपना कुछ बताते हैं, अब उस रिप्रेजेंटेशन में in the process of formation of any contract many representation are made by the parties before an agreement and reach that the contract is formed। जब वो एग्रीमेंट पूरा सही हो जाता है तो फॉर्म हो जाता है एग्रीमेंट, और इनफोर्सेबल वाइला हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। when these representations are incorporated in the contract become stipulation, ये प्रावधान बन जाते हैं, एक तरह से ये जो है ना ये नियमा व्यवस्था बन जाती है, और फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बन जाते हैं। आपका जो रिप्रेजेंटेशन था, आप लोगों ने जो सहमति दिखाई, उस सहमति के हिसाब से एक पूरी राइटअप बन जाता है, उस राइटअप में वो फार्मिंग पार्ट बन जाते हैं, और फार्मिंग पार्ट में वो कंडीशन बन जाती हैं, कंडीशन बन जाती हैं, और कंडीशन बन जाने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दैट विल बी फैटल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच स्टिपुलेशन में आल्सो बी नोन एज दी वारंटी। और ये इसी तरह के जो प्रावधान हैं वही वारंटी बन जाते हैं, वही वारंटी बन जाते हैं। वारंटी का होना जरूरी है, वारंटी का स्टिपुलेशन में भी। और वो स्टिपुलेशन क्या होगा, दो विच फॉर्म मेयरली द इंड्यूसिंग causes to the other party to give his consent to the contract। कॉन्ट्रैक्ट में आपका रिप्रेजेंटेशन जाने की वजह से और उनके एक्सेप्ट करने की वजह से वो फार्मिंग पार्ट में आ जाते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। उन सब में वही रिप्रेजेंटेशन कंडीशंस बन जाती हैं, दोज विच फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बन जाते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वारंटीज आर मेनली लिमिटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 17-18 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का जिक्र किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके हिसाब से वहाँ पे भी वो वाइडेबल कैसे हो जाएंगे, वाइडेबल कैसे नहीं होंगे,
उसके विषय में बता रहे हैं। द सेकंड टाइप ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में 17-18 सेक्शन 17-18 में दिया हुआ है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की असली परिभाषा, उसके हिसाब से कैसे ये फ्रॉड हो जाएगा, कैसे ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। द सेकंड टाइप ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट आर कॉल्ड कंडीशन और वारंटीज। दीज गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। The term warranty has been used in the law of the insurance without using the word condition। ये कंडीशन का यूज नहीं करके वारंटी का यूज किया गया है। बहुत जगह पे टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, क्योंकि हमारी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन कुछ ज़्यादा होती है, और जगह पे टर्म्स कंडीशंस का जो है ना वो प्रावधान बनते हैं, स्टिपुलेशन बनते हैं और पूरे राइटअप बन जाते हैं। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में राइटअप लिखे रहते हैं, तो वो वारंटी बन जाती है उनमें से वही। और यहाँ वारंटी अलग से लिखी जाती है। इट इज़ द मटेरियल टू द रिस्क आर नॉट। और ये मटेरियल टू द रिस्क है या नहीं है, इसका इसका जो है ना आप रिजल्ट वहाँ पे पाएंगे जहाँ क्लेम होगा। रिस्क उस पर क्लेम के लॉस के अमाउंट और क्वांटम पे जाता है। वारंटी एज सेफ्टी वाल्व। वारंटी जो है ना एक सेफ्टी वाल्व की तरह है। सेफ्टी वाल्व बंद है, खुला है, क्या है कि माना नहीं किया, बंद करना है, पानी बंद कर दिया, छोड़ना है छोड़ दिया, तो सेफ्टी वाल्व की तरह है। एंड डिफरेंट बिटवीन वारंटी एंड द रिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों हैं। ऑल वारंटीज आर रिप्रेजेंटेशन। कि जितनी भी वारंटीज होती हैं वो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ऑल रिप्रेजेंटेशन आर नॉट वारंटी। ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन होता है जो वारंटी की कंडीशन में नहीं आता है, जो कंडीशंस में हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन वर्ड्स, और इंटरप्रिटेशन इसका कोड कैसे करती है, वर्ड्स पे करती है। जो पार्टियों के वर्ड्स होते हैं, जो उनके लिखित राइटिंग में जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन जाते हैं, ना कि उसको और किसी और में दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उस बेस पे नहीं करते हैं। आपको दोनों के बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने देना है, तभी आपका इंटरप्रिटेशन सही माना जाएगा। काइंड ऑफ वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी होती है, इम्प्लाइड वारंटी होती है, प्राइमरी वारंटी होती है। एक्सप्रेस वारंटी मीन्स वो लिखी हुई है, ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट मरीन इंश्योरेंस सब में लिखी रहती है। एंड इम्प्लाइड वारंटी होती है जो लॉ इन्फोर्स कर देती है, और सर्कमस्टेंसेज बेस की भी वारंटी बन जाती है। सर्कमस्टेंसेज बेस की वो इम्प्लाइड हो जाती है। प्राइमरी वारंटीज है लीगली बाइंडिंग अप टू द पीरियड ऑफ। जो प्राइमरी है, जो प्रामिस हमने किया हुआ है, प्रामिस किया हुआ है कहाँ तक, जब तक पॉलिसी है। इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी का ब्रीच हो गया तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। वारंटीज आर मीन फॉर बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, दोनों की जरूरत है। ईच में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एंदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में दोनों में कोई भी अपना जो है ना खेला खेल सकता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी वाइड, एंड ईच में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेंस्ट एंदर, एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी वाइड। व्हेन ब्रीच ऑफ वारंटी इज एक्सक्यूज, कभी एक्सक्यूज कैसे हो जाती है, कई बार माफ़ कर दिया जाता है कि वारंटी एक्सपायर हो गई लेकिन माफ़ कर दिया गया। वारंटी एक्सक्यूज कब से कैसे हो गई। नॉन कंप्लायंस विथ ए वारंटी इज एक्सक्यूज व्हेन द रीजन ऑफ द चेंज ऑफ ए सर्कमस्टेंसेज टू द वारंटी केसेस टू बी एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहीं पे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं जिनकी वजह से वो वारंटी का फुलफिलमेंट हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ एक्सक्यूज हो जाएगी। वेयर ए वारंटी इज ए ब्रोकन, द एश्योर्ड कैन नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ द डिफेंस। कहीं पे भी वारंटी जो है ना ब्रोक हो गई है, और एश्योर्ड जो है ना, इंश्योर्ड जो है ना, वो अवेल नहीं कर पाता है, डिफेंस नहीं कर पाता है, द ब्रीच हैज बीन रेमडीड, और उसी दौरान भी ब्रीच कर दी गई, मतलब ब्रीच को जो है ना रेमडीड किया गया, उसका जो भी अवमूल्यन करके मतलब क्लियर कर लिया गया है। और एंड द वारंटी कंप्लाइड विद बिफोर लास्ट, और बिफोर लास्ट से पहले ही वो सारी कंप्लायंस हो चुके हैं, तो वो वारंटी एक्सक्यूज हो जाती है। एंड ए ब्रीच ऑफ वारंटी मे बी वेव्ड बाय द इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो कोई भी वारंटी वेव कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास तो बहुत प्रावधान रहते हैं। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा, समझे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे लोगों को पढ़ाएं। बीच बीच में इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स इसलिए कर देता हूँ कि कुछ लोग अंग्रेजी ही जानते हैं, तो अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत जान लें, और जो कुछ लिखा पढ़ा है वो भी कुछ अपने भी ढंग से हम लिखते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, सब हम अपने आप लिखते हैं, लिख करके ही बताते हैं। और लेकिन ये रिजल्ट आउटकम निकाल लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, और आपको मतलब क्लियर हो जाता है। अगर आप पूरी वीडियो देखें तभी मतलब क्लियर होगा, अंग्रेजी में देख करके छोड़ देंगे तो नहीं क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।